स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के आए हैं। विद्यालय संचालन हेतु शिक्षा विभाग का गाइडलाइन जारी हुआ है। इन सारे बिंदुओं को अक्षरशः पालन करना है, अन्यथा की स्थिति में जो है 4 स्तरों पर जो सोमवार से यानी कि 23 तारीख से ग्रीष्मावकाश के बाद जो विद्यालय का निरीक्षण होगा, उसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय परिसर, कक्षा कक्ष, अभिलेख पंजी, पार्टी का डायरी और कई सारे बिंदुओं पर जांच होगी, जिसका विस्तृत विवरण आज के इस अंक में आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपका पठन पाठन होगा, विद्यालय अवधि में एंट्री यानी आगमन से लेकर के प्रस्थान तक जो कुछ आपको करना है, जिन बिंदुओं पर काम करना है, उनको बिल्कुल यहाँ पर समेकित ढंग से आपके बीच लाया गया है। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदुएं दिए गए हैं, उनका क्या कुछ निकल करके आ रहा है। तो शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों के समेकन का निचोड़ जो विद्यालय संचालन के मूलभूत महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, तो इस पर आज चर्चा होगी। शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुएं क्या कुछ शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सभी शिक्षक शिक्षिका ससमय विद्यालय पहुंचना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका टाइमिंग दिया है 9:30 से 4 बजे, तो 9:30 से पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति बनाने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। साथ ही साथ आपको हार्ड कॉपी पर भी, रजिस्टर पे भी उपस्थिति बना लेना है। छद्म यानी फॉल्स आपको हाजिरी बनाने या फोटो से या किसी तरह से एडिट वगैरह करके आप बना रहे हैं, तो आपके साथ साथ आपके प्रधानाध्यापक भी जिम्मेदार होंगे। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने से परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में एक साथ 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अवकाश स्वीकृति के समय प्रधानाध्यापक इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्यालय का पठन पाठन किसी भी हालत में बाधित न हो। तो एक बार में 10% शिक्षकों का ही अवकाश होगा और हेडमास्टर ये अवकाश स्वीकृति के समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि विद्यालय का पठन पाठन बाधित न हो। मान लीजिए कहीं पर किसी विद्यालय में 2 ही शिक्षक है, तो कैसे अवकाश लेंगे? तो लेना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। और जहाँ बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं कि 10 शिक्षक है और 5 अवकाश में चले गए, बारी बारी से रोटेट करके जा सकते हैं। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय आएंगे। जो फॉर्मल होगा, जींस, टी शर्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक शिक्षिका अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं को जिला कार्यालय में लेकर नहीं जाएंगे। अपनी संबंधित समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उनको जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे, जिनका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। तो ऐसा जो जिला में जो स्कूल है वो डायरेक्ट जो है अपने बीओ के पास न जाकर के चले जाते हैं, डीपीओ के पास, डीईओ के पास, ऐसा होता है। और कई बार गांव के भी, प्रखंड के भी स्कूल चल जाते हैं जिला के पास। लेकिन आपको थ्रू द चैनल अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जाना है। पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपको देना है, ऐसी ज़रूरत है तो हेडमास्टर से भी आप फॉरवर्ड करा देंगे। और जब बीईओ साहब आपके समस्या का समाधान नहीं करा पाएंगे, तब आप जिला जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं, कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी उपस्थित कर्मियों को कार्यालय में उपस्थिति जो है यानी एब्सेंटी आपको जमा करा देना है, ताकि स्वसमय वेतन भुगतान हो सके। विलंब या गलत या अधूरा उपस्थिति जमा करने से संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेदार, यानी एब्सेंटी जमा करने की भी जिम्मेदारी हेडमास्टर को भी होगी। गलत, आधा अधूरा, त्रुटिपूर्ण आपका एब्सेंटी जमा होता है या नहीं जमा होता है, किसी भी कारण से आप एब्सेंट है या और कोई भी, तो हेडमास्टर इसके जिम्मेदार होंगे पूरी तरह से। जी हाँ फ्रेंड, अब विद्यालय परिसर की व्यवस्था को देख लेते हैं। ये थे शिक्षक से संबंधित व्यवस्था, जो कि आपको बिल्कुल आप पर 100% जो आप पर लागू हो रहा है। इन सारे बिंदुओं का आपको फोटो करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलेंगे। अब विद्यालय परिसर में किसी भी वर्ग कक्ष में ताला बंद नहीं रहेगा विद्यालय अवधि में। ये भी कहीं ना कहीं आपसे ही संबंधित है। और आप चूंकि एकमात्र प्रधानाध्यापक को सर्वे सर्वा मानते हुए सारा जवाबदेही नहीं देना है, शिक्षक पर भी उतनी ही जवाबदेही लेनी है।
ताकि विद्यालय का सब सारा चीज़ सुचारू ढंग से चल सके पठन पाठन। तो विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष में भवन में ताला बंद नहीं रहेगा। अनुपयोगी अर्थात उपयोग में नहीं जाने वाली वस्तुओं को विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा नीलाम कर दिया जाएगा ना। अज्जर गज्जर फालतू अचरा कचरा विद्यालय में नहीं। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुशोभित सुसज्जित होगा एवं उसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर बैनर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लैक्स पर नया टीचर आया है तो फिर अपडेट किया जाएगा। विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। जिन छात्रों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। शेष बचे अधिक पाठ्य पुस्तक को प्रखंड संसाधन केंद्र में लौटा दिया जाएगा। जो भी आपने FLN किट या बुक्स वगैरह लाया है बांट देना, जो नहीं बचा हुआ उसको लौटा देना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराएगी दवा यथा फर्स्ट एड बॉक्स जिन विद्यालय को दिया गया है उसमें एक्सपायरी डेट को देखकर ही बच्चा को दवा दिया जाएगा। विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार को बंद रखा जाएगा ताकि विद्यालय अवधि में बच्चे विद्यालय से बाहर न जा सके। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विद्यालय के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के केवल प्रधान ही प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए अधिकृत होंगे। अन्य शिक्षक प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। तो सिर्फ हेडमास्टर ही जो है प्रेस से संबंधित कोई यदि आता है, कोई प्रेस वार्ता होती है तो सिर्फ हेडमास्टर ही इसके लिए रहेंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। तो ये आपका परिसर से संबंधित हो गया। अब और भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको देख लेते हैं। वर्ग कक्ष से संबंधित व्यवस्था है। वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए। तो वर्ग का साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधान शिक्षक की होगी। छात्र छात्राओं से साफ सुथरा आपको नहीं करवाना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए LED बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो तथा बिजली के तार और उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा का ध्यान रखना है। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। आगे में जो है कमजोर बच्चे को और पीछे में मजबूत और लंबे बच्चे को बैठाना। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 महीने पर किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारिणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हो। सभी बच्चों के पोशाक के लिए प्रेरित किया जाए। पठन पाठन की व्यवस्था को देख लेते हैं। चेतना सत्र का संचालन ससमय किया जाए। समान गतिविधियों के साथ साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक वचन, गांधी कथा वाचन, बापू की पाती का पठन पाठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षकों का समावेश कर वर्ग की संचालन व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका की अनुपस्थिति के कारण कोई वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग में पठन पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं करेंगे, यानी ऊंचा नीचा क्लास नहीं देखना। यदि वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो आपको, यदि आप एक साथ 1 to 12 का स्कूल चल रहा है तो आप 12वीं के शिक्षक है तो 1 में भी आपको जाना पड़ेगा। समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा। प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर में अचूक रूप से बनाया जाएगा 1 2 3 करते हुए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग की उपस्थिति दर्ज किया जाएगा जिस वर्ग में वो वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा एवं उसकी उत्तर पुस्तिका शिक्षक शिक्षिका द्वारा लाल रंग के स्याही से अवश्य जांची जाएगी। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर करेंगे। सभी बच्चों को गृह कार्य उपलब्ध कराई जाएगी और डायरी में उसका विवरण रहेगा और मूल्यांकन। पुस्तकालय में प्रयोगशाला प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। प्रयोगशाला और पुस्तकालय में उपयोग में आने वाले बच्चों का नाम, वर्ग, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में रखे गए पंजी संधारण किया जाए। इसमें पता चल सके कि किस बच्चे ने किस तिथि को पुस्तकालय का उपयोग और प्रयोगशाला का उपयोग किया है। सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाना है। विद्यालय परिषद में भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी भी अन्य गैर गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, यानी शादी ब्याह वगैरह में दे दिए, ये सब नहीं चलेगा। इसमें प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। प्रतिदिन वर्ग कक्ष शिक्षक द्वारा FLN किट एवं लिप किट का प्रयोग किया जाएगा। किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे, यानी किट का यूज़ करना है। ICT लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी में संधारित होना चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए, उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होना चाहिए, उसका प्रतिदिन बच्चों द्वारा उपयोग होना चाहिए। PM पोषण योजना के तहत अब देख लेते हैं क्या कुछ पॉइंट्स है। तो 7 पॉइंट पर PM पोषण योजना के संचालित मेनू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाएगा। भोजन बनाने के पूर्व रसोई घर भंडारगृह के साथ साथ रसोइया को भी निजी व्यवस्था पर ध्यान देना है। खाद्य सामग्रियों को धोकर ही उपयोग में लाया जाए, उनको ढककर रखा जाए। PM पोषण योजना के सामग्रियों को एयर टाइट डब्बे में तेल मसाला आदि नमक को रखा जाए। PM पोषण योजना के कचरे का निपटान उचित ढंग से किया जाए। PM पोषण भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत ही रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। PM पोषण योजना परोसने के पूर्व बर्तन की साफ सफाई, बच्चों के हाथ धुलवाना
जो 11 स्टेप में है उसको किया जाए, फिर जमीन में बैठाकर ही उसको भोजन करवाया जाए। अभिलेख से संबंधित व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक पंजी या किताबें नहीं रखी जाएगी। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करी जाएगी एवं विद्यालय प्रबंध समिति का बैठक प्रति 3 महीना पर एक बार अवश्य कराई जाएगी। इसकी कार्रवाई विधिवत ढंग से संधारित की जाएगी। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से करी जाएगी। उनकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित की जाएगी। ZBS खाता विपत्र एवं अभिउत्सव लेजर पंजी, PM पोषण पंजी तथा ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाएगा। विद्यालय के खाते पासबुक को प्रतिमाह अपडेट कराया जाएगा। कैशबुक का लेखन प्रतिमाह किया जाएगा। विद्यालय विधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधान एवं लिपिक की होगी। निरीक्षित पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी। अब अंतिम बिंदु पर चलते हैं, जो कि बिल्कुल शौचालय और पेयजल से संबंधित है। लास्ट बिंदु को देख लेते हैं। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अच्छी रूप से कराई जाए। शौचालय का उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ साफ सफाई के सामग्रियों की पूर्ति संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन के उपरांत ही एजेंसी को भुगतान किया जाए, अर्थात जितने शौचालय की सफाई हुई उसी के अनुसार सत्यापन किया जाए। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में तालाबंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो। चापाकल समर्सिबल पंप चालू हालत में होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालय में अधिभाषिक वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। तो ये तो आपका विद्यालय से संबंधित जो है संचालन से संबंधित गाइडलाइन हो गया, जिसमें कि 4 स्तरों पर आपका जांच किया जाएगा, CRC, BRC और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। और इन सारे चीज़ों को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो HM हो, चाहे उनको इन सारे बातों का काफ़ी ध्यान रखना है, ताकि उनका विद्यालय अच्छे ढंग से चल सके और उन पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, वो उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।